हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। पता है क्या कि आज मैं आपके लिए दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू लेके आई। देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल जेएफ निशा इनसाइट्स पर आपको मैं 2023 के पीवाईक्यू करवाऊंगी, है ना। तो मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट करा है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए जेआरएफ का एग्ज़ाम आए हुए, और मैंने देखिए इतनी जल्दी आपके लिए एक शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट? 7 दिसंबर 2023 वाली, उसका पेपर ले भी आई हूँ विद फाइनल आंसर की के साथ में, है ना। तो आपको पता होगा कि कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता, स्पेशली यूट्यूब पर। आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा या चैनल नहीं मिलेगा जो इतनी जल्दी आपको, मेरे से जल्दी, इतनी ज़्यादा जल्दी आपको 2023 के पीवाईक्यू करवा दे, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, पहले अपने को स्लाइड बनानी पड़ती है, फिर आंसर की मैच करनी पड़ती है ना। कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, और इतनी मेहनत फ्री में कोई नहीं करता। ज़्यादातर पेड कोर्सेज वाले होते हैं वो करवाते हैं, और वो भी क्या बाद में करवाते हैं, जैसे एग्जाम आ गया उनको टाइपिंग के लिए भी टाइम और करते हैं, कम से कम 1 मंथ लगा देते हैं करते हैं। और मैंने तो इतना जल्दी ला, तो आपकी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि आप क्या करोगे, आप इस चैनल से जुड़े रहोगे, है ना। और यहाँ पर अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, वो भी टाइम पे है, ठीक है। वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, कंटेंट दे रही हूँ, पीडीएफ भी दे रही हूँ, टेलीग्राम पे शेयर किया मैंने, आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हो, है ना। और पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ, सब सब चीज़ आपको मिल रही है ना। आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होएगा कि ये फ्री कोर्स है, आपको पेड कोर्सेज़ की तरह ही सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मिल रहा है। बस आपको एक जगह टिक के यहाँ पे अच्छे से स्टडी करनी है, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरे से पढ़ के कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को भी मेरा चैनल है शेयर करो, है ना। उनको भी बताओ, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। शेयर करो, वीडियोज़ आती है, अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट में भी बताया करो वीडियो कैसी, है ना। ताकि मेरे को पता चल जाए कि कहाँ पर मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है ना। डाउट्स हो तो बताया करो। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, वो ये है कि मेरे पास अभी कौन-कौन से पेपर हैं। मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी, तो उनसे मेरे, है ना, कंप्यूटर साइंस का मिल गया और हिंदी का मिल गया। ये 3 पेपर अभी मेरे पास आए हैं। आप सभी बच्चों से मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस आईडी पे JRF-Nisha2000@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप अपना फर्स्ट पेपर जिसका भी है ना, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, कोई भी हो, फर्स्ट पेपर तो सारों का सेम, वो आप सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ करवा सकूँ, ठीक है। तो आप सभी बच्चे कोऑपरेट करोगे तो मैं आपको यहाँ पर सारा, जितना भी, जितनी भी शिफ्ट हुई थी, है ना, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, वो एक सारे ही करवा सकती हूँ। अभी मेरे पास 3 शिफ्ट के हैं तो मैं वो कर, और बाकी आपको मैंने ईमेल आईडी बता दिया, आप इस पे सेंड कर देना, आपको वो भी पढ़ा। तो आज मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं आपको पूरी वाले क्वेश्चन करवाऊँगी। कल हम डीआई सोल्व करेंगे, मैथ्स सोल्व करेंगे, ठीक है। आज डीआई और मैथ्स को छोड़ के सोल्व करेंगे। तो पहले हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। ये डीआई वगैरह है ना, ये मैं कल की क्लास में करवा दूँगी। कि आज थोड़ा कम टाइम है मेरे, और साथ में मेरे को ये सोल्व करने हैं। इनको सोल्व करने में भी टाइम जाता है ना। इनको मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आ गया, चलो कोई बात नहीं, कर लीजिए, ये मैं बता देती हूँ। ये बोल रहा है किसी सामग्री की परत के ऊपर परत बनाते हुए किसी वस्तु की रचना करने वाले निर्गत यंत्र को 3D प्रिंटर कहा जाता है। ये बोल रहा है कि कोई एक मटेरियल है, उसके ऊपर लेयर से लेयर बनाते हुए हैं, लेयर से लेयर बनाते हैं, और फिर कोई मटेरियल, नया मटेरियल बनता है। तो उस आउटपुट डिवाइस को 3D प्रिंटर कहते हैं। इसका जो यूज़ है वो ब्रॉड रूप से सीएडी अनुप्रयोग में किया जाता है। मतलब सीएडी वगैरह में किया जाता है। कैथोडिक मतलब ये जो प्रिंटर के टाइप होते हैं सीएडी वाले, है ना? तो ये पूछ रहा है क्या ये सही है? फिर दूसरा, विद्युत सॉकेट से जुड़े न रहने पर भी लैपटॉप का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि अगर हम लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम सॉकेट से इलेक्ट्रॉनिक जो प्लग है वो ऑन ना करें तो भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये सही है? आपको आंसर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हिंदी में आ गया तो आप एडजस्ट कर लीजिए, इसकी इंग्लिश में बाद में बना लूंगी, क्योंकि ये किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है वो हिंदी में कर लिया, बाकी सारे इंग्लिश में है। तो इसका आंसर आएगा कि दोनों क्या है, ट्रू है। दोनों क्या है, ट्रू है। देखिए ये ऑप्शन है ना फर्स्ट का, ये देखिए। तो दोनों सही क्यों है? क्योंकि जो प्रिंटर होता है उसको आपने देखा होगा, प्रिंटर में हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है, पहला तो यहाँ पे बोला था 3D प्रिंटर, और वाइडली इसका यूज करा जाता है ना। और लेयर बनती है इसकी एक के ऊपर एक, है ना। प्रिंटर तो आपने देखा है। दूसरा, अगर हम प्लग में ना भी लगाए ना इसका स्विच लैपटॉप का, तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बैटरी होती है, चार्ज होता है, तब तक तो हमारा जो लैपटॉप है वो इजिली वर्क करता है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सही। अब करते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोलता है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए, ये कहते हैं कि इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रीविएशन FN इज यूज टू रिप्रेजेंट। जो हम रिसर्च वगैरह लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, या आर्टिकल्स लिखते हैं, है ना, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उसके नीचे ना एब्रीविएशन में हम क्या लिखते हैं, हम FN लिख देते हैं। FN डॉट और कॉमा। ठीक है, जिसको रिसर्च पेपर की, रिसर्च आर्टिकल की नॉलेज है, रिसर्च उनको पता। तो इसमें या तो फोर नाउन कहते हैं फॉरवर्ड पेज नंबर बोलते हैं, या फॉलो पेज नंबर बोलते हैं, इनमें से क्या आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुट नोट। क्या हो जाएगा, फुट नोट। क्योंकि जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, है ना, रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कोई भी हमें एक्स्ट्रा जानकारी देनी होती है। जो हम साइटेशन देते हैं, साइटेशन के भी अलग टाइप होते हैं, टेक्स्ट साइटेंस देनी है, या पैरेंथेसिस देनी है, नेगेटिव देनी। तो वैसे ही ये क्या होता है, एब्रीविएशन होता है, जैसे कि आईबिड एब्रीविएशन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सेम ऑथर की साइटेशन है ना, इसके नीचे उसी पेज पे, उसी फर्स्ट वाले के नीचे हम देते हैं तो आईबिड लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही फुटनोट, फुटनोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, FN डॉट कॉमा, ये यूज करते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, तो ये तो आपको मैं स्पेशली करवा दूंगी। ठीक है, रिसर्च अभी अपनी क्लास वाली है ना, उसमें करवा दूंगी, बट ये तो आपको देखो इजी सा ही है, ध्यान रही जाएगा। F से फुट, N से नोट, तो फुट नोट, है ना। अब देखिए एट्थ क्वेश्चन, ये कहता है ए वेरिएबल दैट ए कॉजल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका इफेक्ट है दूसरे पे पड़े, उसको क्या बोलते हैं। ये आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास में करवाया हुआ है ना, वेरिएबल्स के बारे में। तो बताइए कि एक ऐसा फैक्टर जिसका इफेक्ट दूसरे पे पड़े, उसको क्या बोलेंगे, आप बताओ। उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कोजल फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। ये कोज होता है जिसका इफेक्ट है वो डिपेंडेंट पे पड़ता है ना। जो डिपेंडेंट है वो क्या होता है, वो इफेक्ट वाला वेरिएबल होता है जिस पर इफेक्ट पड़ता है। और डिपेंडेंट कौन सा होता है, कोज होता है जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें टीचर की, बात करें टीचर की, तो वो कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को, अपनी स्ट्रेटजीज को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, स्टूडेंट को तरीके से पढ़ा सकती हूँ, है ना। मेरा इफेक्ट आप पे पड़ता है। अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बोलती जाऊँ और आपको आंसर करने के लिए दे दूँ, आप आंसर बता दोगे, चल फिर आगे मैं स्टार्ट कर दूँ। आपको एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको कुछ समझ आएगा, नहीं आएगा ना। क्योंकि मेरा इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ आए ना आए, मेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे को जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ाऊंगी, है ना। तो ऐसे ही क्लास में टीचर का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का नहीं पड़ता टीचर। तो टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टीचर क्या हो गया, कोज हो गया, जिसके कारण इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पर पड़ रहा है वो हो गया इफेक्ट वाला वेरिएबल, है ना। फिर आता है कंफाउंडिंग और एक्सटर्नियस वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल कौन से होते हैं, कंफाउंडिंग मतलब कि जो कंफर्म होते हैं, कंफर्म मतलब कि जो सिर्फ ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ही इफेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही इफेक्ट डालेंगे, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर ही इफेक्ट डालेंगे, वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल।
मतलब कि जो सिर्फ स्टूडेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे घर की कंडीशन या फिर हमारी किसी से लड़ाई हो गई, फिर नेक्स्ट डे हम अपनी क्लास में जाते हैं, तो जो लड़ाई हुई थी हमारे घर में, है ना? वो किस पे इफ़ेक्ट डाल रही है? वो सिर्फ मेरी लर्निंग पे, मेरी सिचुएशन पर, मुझ पर ही इफ़ेक्ट डालेगी। मैं क्लास में ध्यान नहीं लगा पाऊँगी, मैं समझ नहीं पाऊँगी, लेकिन जो टीचर है वो तो जैसे डेली पढ़ाता है वैसे ही, है ना? उस पर तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो वाला वेरिएबल जो सिर्फ़ डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट करे, उसको हम बोलेंगे कन्फाउंडिंग। और एक्सटर्नल्स वो होते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को ही क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। दोनों को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अभी अपन क्या ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मान लो लाइव ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास है, वो लाइव लेंगे, तो उसमें क्या नेटवर्क चला जाता है। नेटवर्क जाने के कारण अपनी क्लास लाइव है, बीच में बंद हो जाती है, तो दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, टीचर पे भी पड़ेगा, है ना? टीचर नहीं पढ़ा पाएगा और स्टूडेंट पे भी पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। तो वो कौन-सा हो गया, एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, जिसका ना सभी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, सभी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको एक्सटर्नल वेरिएबल बोलेंगे। और ये जो कन्फाउंडिंग और एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, इनको हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं। इनको हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं, है ना? एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि अब क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो जो नॉइज़ आ रही है, उसको हम लेके नहीं आना चाहते, वो अपने आप आ रही है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो एक्सटर्नल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल होते हैं, जिनको हम स्टडी नहीं करना चाहते, अपने आप आते जाते हैं और जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये अपना हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। इस बार आपने देखा होगा कि देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नया आया है। एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट है वो नया आया है, ये अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ, है ना? फिर भी ये कॉन्सेप्ट आ गया था पेपर में। तो अब मैं आपके लिए, मेरे साथ आपका पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अगर आप मेरे से पढ़ते हो, तो आपको मैं क्या करवाती हूँ, आपको सिलेबस तो करवाती ही हूँ, है ना? साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू भी करवाती हूँ, और पीवाईक्यू कैसे करवाती हूँ, ये मेन चीज़ है। कैसे? डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाती हूँ। मतलब कि एक-एक पीवाईक्यू में जितनी भी टर्म्स आती हैं, उन सबको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपने पीछे वाला एक क्वेश्चन देखा होगा, इसमें 4 टर्म्स यूज़ हुई थी, चारों का मैंने बता दिया। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे पहले हमने पीवाईक्यू करा, ठीक है? पीवाईक्यू भी कर लिया, साथ-साथ पीवाईक्यू से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कर लिए। अब आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड में जब अपना आएगा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आएगा, उसमें ये समझाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, उसमें ये वेरिएबल हम पढ़ते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड होने से पहले ही आपको एक टॉपिक देखो कवर हो गया। तो इस वाली टीचिंग को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रीजनिंग बोलते हैं, कि हम बैक जाके पढ़ते हैं। मतलब एक तो होता है अपवर्ड रीजनिंग, स्टार्टिंग में हम कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में हम पीवाईक्यू करते हैं, है ना? तो अपवर्ड हो गई। लेकिन हम पहले पीवाईक्यू करते हैं और पीवाईक्यू से रिलेटेड कंसेप्ट कर करके हम सीखते हैं, उसको बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग। हम बैकवर्ड रीजनिंग कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू भी करवाती हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, है ना? और जो भी नया कॉन्सेप्ट आता है ना, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है, उनको भी मैं आपको स्टडी करवाती हूँ, वो भी अच्छे से डिटेल में। ठीक है? तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, इससे बाहर ना आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं। ये बोलता है जो चार्लोटे डैनियल्सन है, चार्लोटे डैनियल्सन फ्रेमवर्क है, इसका टीचिंग का एक फ्रेमवर्क है जो कि चार्लोटे डैनियल्सन ने दिया है। उसने क्या बोला है? द डोमेन ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। जो अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, ये बोलता है डैनियल चार्लोटे है, एक एक पर्सन का नाम है। उसने ना टीचिंग का एक फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क में कुछ डोमेन दिए हैं, ठीक है? कुछ डोमेन मान लो कैटेगरी दी है, कितने टाइप के दिए? 4 कैटेगरी दी है, ये आपको बता देती हूँ मैं। तो उन 4 कैटेगरी में फर्स्ट डोमेन का क्या नाम है? फर्स्ट डोमेन का नाम है प्लानिंग और प्रिपरेशन। प्लानिंग और प्रिपरेशन फर्स्ट डोमेन का नाम है। उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं वो पूछा आपसे। प्लानिंग और प्रिपरेशन जो कम डोमेन है उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट आते हैं वो आपको बताना है। बताइए, आप बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपना क्वेश्चन। इसका आंसर 2 मिनट को इसको ज़ूम आउट थोड़ा और कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी और ई। बी, सी, डी और ई।
कैसे? ये मैं आपको पहले यहीं से बता देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ। एक तो आता है सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम, डिजाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज और डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं। पहले देखो, इसको अच्छे से समझेंगे, बाद में पहले हम ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको बताती रहूंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, जो ये देखिए, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट भी लिया ही हूँ ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो टर्म्स, जो जो चीजें आपके लिए नहीं भी आएगी ना, वो सारी चीजें मैं आपको बता। ठीक है, तो चार्लोटे डेनेल्सन है। कौन है? चार्लोटे डेनेल्सन। उसने क्या दिया है? फ्रेमवर्क दिया है। क्या दिया है? फ्रेमवर्क दिया है। किसका? टीचिंग का। टीचिंग का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क है। किस पे बेस्ड है? रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? टीचिंग की जो प्रोसेस है ना, टीचिंग है, टीचिंग की प्रोसेस है, एक्टिविटी है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम 4 डोमेन बोलते हैं। 4 डोमेन में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और किस लिए करता है? ताकि जो टीचिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल, कॉम्प्लेक्स, जटिल किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। जो टफ, टफ बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो, जो टीचिंग की अपनी प्रोसेस है ना, वो कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स को इजी बनाने के लिए हमने टीचिंग प्रोसेस को 4 डोमेन में बांट दिया। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है ओरिजिनली कब डेवलप किया गया? 1996 में डेवलप किया गया। और किसके साथ अलाइन है? ये किसके साथ मिला हुआ है? वो मिला हुआ है, ये आ सकते हैं फुल फॉर्म देखिए, इंटर स्टेट न्यू टीचर असेसमेंट, इंटर स्टेट न्यू टीचर असेसमेंट एंड सपोर्ट, सपोर्ट कंसोर्टियम स्टैंडर्ड। ये देखिए, इन इंटरस्टेट न्यू टीचर असेसमेंट सपोर्ट कंसोर्टियम, है ना, ये फुल फॉर्म है ना। तो ये ध्यान रख लेना, आ सकती है पेपर में, क्योंकि इस बार ये कंसेप्ट आया है। तो अब जो ये फ्रेमवर्क पूछ लिया इस बार इन्होंने, एनटीए ने, तो अब जून 2023 2024 के, जून 24 के जो पीवाई क्यू एग्जाम होंगे अपने, है ना, उनके पीवाई क्यू में भी ये आएगा, है ना। जून का एग्जाम होएगा, तो उसमें भी तो यहाँ से पूछ सकते हैं। अब एक बार अगर एनटीए ने पूछ लिया, इट मीन्स कि यहाँ से काफी कॉन्सेप्ट और बनते हैं, वहां से भी पूछ सकता है। जैसे कि पहले एक आया था अपने 2023 में, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, है ना। उसके बाद में जितने भी एग्जाम हुए एनटीए ने उनसे पूछे थे क्वेश्चन, तो वैसे ही यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अब देखिए, कौन कौन से 4 डोमेन दिए थे इसने। फर्स्ट डोमेन दिया था प्लानिंग और प्रिपरेशन, कि अपनी जो टीचिंग की प्रोसेस होती है ना, वो 4 कैटेगरी में आएगी। ठीक है, 4 डोमेन में आएगी। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डोमेन क्या होगा? वो आएगा प्लानिंग करने का, प्रिपरेशन करने का। जब भी हम क्या करेंगे, स्टडी करवाएंगे, टीच करवाएंगे, तो सबसे पहला अपना ये स्टेप होएगा कि हम प्लानिंग और प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा, क्लासरूम का इन्वायरमेंट का, है ना, क्या माहौल है, क्या नहीं है। थर्ड क्या होगा? इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, यानी कि टीच कैसे करवाते हैं। फोर्थ कौन सा डोमेन आएगा? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कैसे है ना। तो इस 4 डोमेन में बांट दिया उस प्रोसेस को। हर एक डोमेन है, उसकी सब कैटेगरी है, जो कि हर एक डोमेन है, उसकी सब कैटेगरी है, जो बाकी की चीजों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, component of the framework are intended to applicable to diverse sitting and independent of any particular teaching methodology। ये कहता है, ये फ्रेमवर्क है ना, कि जितने भी कंपोनेंट है वो डाइवर्स है, अलग अलग। देखिए, आगे क्या बोलता है ये? आगे बोलता है जो फ्रेमवर्क है, उसमें टीचर की जो परफॉर्मेंस होती है, टीचर की परफॉर्मेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो टीचिंग प्रोसेस को करा था, टीचिंग प्रोसेस थी, उसको 4 पार्ट में बांट दिया था, कि ये 4 स्टेप टीचर को करने होंगे। कौन सा? प्लानिंग, प्रिपरेशन, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शनल, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब टीचर की जो परफॉर्मेंस होते हैं ना, उसको 4 पार्ट्स में बांट दिया, कि या तो टीचर है वो हाईली इफेक्टिव होएगा, है ना, फुली सेटिस्फाई करने वाला, या इफेक्टिव होएगा, या पार्शली इफेक्टिव होएगा, या मिनिमल, यानी कि बिल्कुल ही कम इफेक्ट डालता हो बच्चों पे, आधा इफेक्ट डालता हो, पार्शली, है ना, हाफ हाफ डालता हो। इफेक्टिव यानी कि पूरा इफेक्ट डालता हो। हाईली इफेक्टिव मतलब कि बच्चे उसको आइडियल मानने लग जाए, टीचर को इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाए बच्चों को, है ना, ऐसे। तो डेनियल ने क्या करा है, एक ना लेसन प्लान का फॉर्मेट भी बनाया है, कि कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं हम, कैसे हम फोकस कर सकते हैं इन 4 के 4 डोमेन पर, और उनको क्लासरूम में टीचिंग इन्वायरमेंट हमें बनाना है। क्लासरूम में अगर अच्छे से टीचिंग करवानी है, तो इन 4 डोमेन को कैसे हम डिजाइन करके, यूज करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को टीच करवा सकते हैं। तो स्टेप बताए हैं। कौन से स्टेप? जो ये 4 डोमेन में
आते हैं वो सारे स्टेप बताए हैं, और ये स्टेप क्या करते हैं, टीचर को रिफ्लेक्शन सेल्फ इवेल्युएशन में सहायता करते हैं। मतलब कि टीचर को ये बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि जो टीचिंग है अपनी इफेक्टिव हो सके, है ना, और कैसे टीचर अपने आप को इवेल्युएट कर सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आता है नहीं आता है। तो ये देखिए ये था 4 डोमेन। थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। फर्स्ट डोमेन पे आ जाते हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ, नहीं होगी वरना आप सेकंड डोमेन के देखोगे। ये देखिए फर्स्ट डोमेन अपना क्या बोलता है, फर्स्ट डोमेन है प्लानिंग और प्रिपरेशन। प्लानिंग और प्रिपरेशन का डोमेन है ना। इसके अंदर कौन कौन सा आता है वो पूछा था ना, ऊपर ऊपर पूछा था, वो देखो इसमें देखा डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को नॉलेज दिखाना है ना। तो चाइल्ड और अडोलसेंस, अब जो ये तो होगी कैटेगरी, 4 डोमेन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 डोमेन हो गए। अब इन 4 डोमेन के अंदर देखो कितनी कैटेगरी, सब डोमेन दे रखे हैं, ये जो छोटे छोटे हेडिंग दी हुई है ना, और इन हेडिंग के अंदर भी डाला हुआ, इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलते हैं, सब डोमेन, है ना। इन सब डोमेन में क्या आता है, पहले तो प्लानिंग और प्रिपरेशन में कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। जो टीचर होएगा ना वो दिखाएगा कंटेंट क्या है। पेडागोजी का मतलब आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में सिखाया था। पेडागोजी का मतलब होता है कि दी स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, कि टीचिंग के मेथड क्या है वो चीज बताना, वो चीज दिखाना, है ना। और कंटेंट को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इससे क्या आएगा, कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। हम बताएंगे कि कंटेंट क्या है, कैसे हम डिसिप्लिन ला सकते हैं। रिलेशनशिप बनाएंगे किसमें, कंटेंट में और रिलेटेड पेडागोजी में, मतलब कि मेरा कंटेंट क्या है और मैं कौन सा टीचिंग मेथड का यूज करूंगी वो चीज हम इसमें देखेंगे। फिर है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्टूडेंट को नॉलेज, क्या स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो चाइल्ड हो या एडोलसेंस हो, लर्निंग की क्या प्रोसेस है, स्पेशल नीड कौन कौन से स्टूडेंट की स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, की लैंग्वेज उसको कितने अच्छे से आती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उनका कल्चर हेरिटेज, मतलब कि उनकी कल्चर विभिन्नता कितनी है, वो सब चीज दिखाएंगे। फिर सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम, मतलब कि क्या आउटकम आने चाहिए, किस चीज के लिए हम लर्निंग करवा रहे हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, सीक्वेंस क्या है, अलाइनमेंट, क्लैरिटी, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, डाइवर्स लर्नर है उनके बीच में ये सब चीज सही चल रही है नहीं चल रही। फिर हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज की, नॉलेज कैसे हम प्रोवाइड करवाते हैं क्लासरूम में, कैसे यूज करते हैं अपने कंटेंट को, पेडागोजी को, स्टूडेंट को रिसोर्सेज कैसे देते हैं, है ना। डिजाइनिंग कोहर्ट इंस्ट्रक्शन, कि कैसे अलग अलग तरीके से ग्रुप में, कोहर्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप में हम कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेसन्स कैसे दे सकते हैं, लर्निंग की एक्टिविटी। डिजाइनिंग स्टूडेंट असाइनमेंट, स्टूडेंट की कैसे हम असाइनमेंट कर सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चे पास हुए हैं फेल हुए हैं, क्या आउटकम्स आए, ये सब चीज ना। तो मेन यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है, यहाँ पर आपको देखनी है कि जो प्लानिंग प्रिपरेशन है, मतलब ये जो 4 डोमेन है उसके अंदर सब डोमेन कौन कौन से हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। सब डोमेन कौन से, ये डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड पेडागोजी, ये आ गया है ना, कि नॉलेज और पेडागोजी दिखाएंगे हम, ना, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, उनके आउटकम्स कितने हैं, रिसोर्सेज क्या है, कोहर्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टूडेंट की असेसमेंट। तो ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें शामिल होती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा था, देखिए इंस्ट्रक्शनल आउटकम अभी अपने नहीं पढ़ा है ना, स्टूडेंट के असेसमेंट भी पढ़ा है ना, ये सेकेंड नंबर पे कंटेंट और पेडागोजी, फर्स्ट पे रिसोर्सेज का भी हमने पढ़ लिया। तो ये 4 शामिल हो गए ना। लेकिन ये फिजिकल स्पेस वाला नहीं बोला था उसमें, अभी अभी आपको पढ़ा के आई हूँ मैं। तो ये कट कर देंगे ए, तो यहाँ से ए कट हो गया, और यहाँ पर बाकी चीज दी नहीं हुई, यहाँ भी कट हो गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये क्वेश्चन अपना सही हो गया। अब देख लेते हैं बाकी के, इस बार अपने अपने से पूछा है प्लानिंग और प्रिपरेशन का। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसका क्लासरूम इन्वायरमेंट का पूछ ले, है ना। तो अपने को तैयार रहना है, एनटीए कुछ भी पूछे अपने को अटेंड करके, वो भी अच्छे से। देखिए सेकंड डोमेन क्या कहता है, सेकंड डोमेन है क्लासरूम इन्वायरमेंट का। इसमें क्या कहता है कि जब टीचर आएगा वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक इन्वायरमेंट, रिस्पेक्ट और रिपोर्ट, ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, रिपोर्ट आएगा, किसी ने टाइपिंग में मिस्टेक की है। देखिए जो रिस्पेक्ट वगैरह क्रिएट करता है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर क्लासरूम की इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। वहां तो क्या था, प्लान टीचर करता था कैसे क्या करना है ना, प्लान रिसोर्सेज के बारे में प्लान बनाता था, स्टूडेंट के आउटकम्स के बारे में बनाता था, स्ट्रेटेजी के बारे में बनाता था। यहाँ पर क्लासरूम के बारे में चल रहा है सब कुछ, कि कल्चर बनाएंगे हम,
क्लासरूम में लर्निंग का, है ना? मैनेज करेंगे क्लासरूम में प्रोसीजर क्या-क्या हम अपना रहे हैं उस चीज़, मटेरियल कैसे दे रहे हैं, सप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्या रूटीन है क्लासरूम का, कैसे हम उन बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, है ना? देख रहे हैं। स्टूडेंट है वो एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, एक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, है ना? कंटेंट डिलीवर करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, है ना? कि वो सीख के स्टूडेंट को प्राइड हो उसके उसके वर्क पर, मतलब स्टूडेंट को गर्व हो उसके उनके काम पर। स्टूडेंट का बिहेवियर को मैनेज करना, उनको मॉनिटर करना, उनको रिस्पॉन्स देना उनके बिहेवियर के लिए, है ना? उनका फिज़िकल जो स्पेस है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, उसको सही करना। एक इसमें आ जाएगा क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए, कि उसका बिहेवियर स्पेस देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आपको एक-एक पढ़ लेना है, मेरी क्लास देख आ जाएगा, है ना? ये रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं जो अपने को लिख के आना है, अपने को सिर्फ पहचानना है, लिखा हुआ आएगा अपने एग्ज़ाम में, सिर्फ अपने को पहचानना होएगा कि यहाँ ये चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, जो प्लानिंग वाला था उसमें ये लिखी हुई थी और ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ये आएगा, ठीक है? तो आपको टिक मार्क करके ही आने हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन-सा आएगा? उसमें आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग कैसे होता है ना? मतलब टीचिंग है वो कैसे प्रोफेशनल तरीके से हम करवा सकते हैं। एक्यूरेट रिकॉर्ड को अच्छे सही रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो एकदम एक्यूरेट रखें हम, कुछ भी गड़बड़ ना हो, डाटा सही हो। कम्युनिकेट कैसे करेंगे स्टूडेंट की फैमिलीज़ के साथ में, है ना? जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं उसके थ्रू कैसे हम उनकी फैमिली से कम्युनिकेट करेंगे। फिर पार्टिसिपेंट इन ए प्रोफेशनल कम्युनिटी, अब जैसे सेमिनार होते हैं, है ना? और सिम्पोजियम वगैरह होती है। ऐसे प्रोफेशनल कम्युनिटी में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो देखेंगे। और हमारी जो पर्सनल पर्सनल ग्रोइंग और डेवलपिंग पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको हम कैसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये देखेगा टीचर। अब टीचर कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करेगा, वो कंटेंट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेगा, कंटेंट अच्छा करेगा, है ना? पेडागोजिकल स्किल, वो देखेगा कि जो उसकी स्किल है, थोड़ा और ज़ूम कर देती हूँ आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा पहले, अब दिख रहा है ना? ये देखिए। हाँ, देखो कंटेंट की नॉलेज और ज़्यादा अच्छी कर देगा। पेडागोजिकल जो स्किल है उनकी सीखने की, बच्चों को सिखाने की, टीचिंग करवाने की और उसको एनहांस करके, उसको और ज़्यादा बेहतर बना के वो अपने आप की ग्रोथ कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया कर सकता है ना? और अपने कलीग से रिस्पेक्ट लेके, फीडबैक लेके, है ना? उनको सर्विस दे के भी वो और ज़्यादा शोइंग प्रोफेशनलिज्म, अब टीचर है वो क्या करेगा अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए अपना प्रोफेशनलिज्म भी दिखाएगा कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, मेरे को कितना आता है ना? तो वो डिसीजन मेकिंग दिखाएगा और कॉम्प्लायंस विद स्कूल और डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन, डिस्ट्रिक्ट की क्या रेगुलेशन है, स्कूल की क्या रेगुलेशन है, उसके साथ कॉम्प्लायंस करेगा, मतलब तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, एडवोकेसी करेगा, सर्विस टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को सर्विस देगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको इसके अंदर ना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की। आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए, प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन-कौन से डोमेन आएँगे, वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आ जाएगा कि टीचिंग को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, फैमिली के साथ कैसे कम्युनिकेट, है ना? और हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे जो प्रोफ़ेशनल कम्युनिटीज़ होती है उनके साथ में, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोफ़ेशनल को और शो कर सकते हैं। बस यही चीज़ें आएगी इसके अंदर, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं थर्ड डोमेन। थर्ड डोमेन क्या कहता है कि हम स्टूडेंट के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना? थर्ड डोमेन कौन-सा है? इंस्ट्रक्शन। पहला अपना कौन-सा था? प्लान वाला था, प्लान का और प्रिपरेशन का, कि मैं स्टडी करवाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या प्रिपेयर करूँगी, क्या प्रिपरेशन करूँगी, क्या प्लान बनाऊँगी। फर्स्ट डोमेन था, यानी कि प्री टीचिंग। प्री टीचिंग यानी कि टीचिंग से पहले, है ना? फिर दूसरा अपना क्या था? क्लासरूम का एनवायरनमेंट के बारे में। क्या था? क्लासरूम के एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि ये भी प्री टीचिंग में ही आ जाएंगे 2 स्टेप। थर्ड आ गया इंस्ट्रक्शन। थर्ड क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग। अब ये क्या हो गया? ड्यूरिंग हो गया, ड्यूरिंग टीचिंग। अभी टीचिंग चल रही है, ड्यूरिंग टीचिंग, है ना? क्लासरूम में हम जाते हैं, जाके सबसे पहले एनवायरनमेंट बनाते हैं, है ना? हम एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाते हैं, बना लिया, फिर हमें इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। 4 में क्या आ गया? 4 में आ जाएगा कि हम कैसे अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो दिखाते हैं।
तो फोर्थ में वो आ जाएगा। अभी थर्ड पढ़ रहे हैं हम, यानी कि टीच करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उसकी जो लर्निंग के लिए ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ा सके, कैसे उनको कंटेंट की एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा दें, व्याख्या और ज़्यादा करें, कैसे हम अपने ओरल यानी कि बोले हुए शब्दों का, रिटन शब्दों का यूज़ करें, कैसे ओरल और रिटन लैंग्वेज का मैं यूज़ कर सकती हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, कैसे मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ बच्चों को, है ना। क्वेश्चन की टेक्निक, डिस्कशन की टेक्निक का कैसे यूज़ कर सकती हूँ, है ना। बच्चों को प्रॉम्प्ट और ज़्यादा मैं उत्साहित कर सकती हूँ कि आप ये चीज़ सीखो। स्टूडेंट को कैसे इन्वॉल्व कर सकती हूँ टीचिंग प्रोसेस में। या टीचिंग करते वक्त हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करूँ, कैसे मैं क्वेश्चनिंग की, डिस्कशन की टेक्निक का यूज़ करूँ, कैसे स्टूडेंट को ना मैं अपनी इस टीचिंग प्रोसेस में लेके आऊँ ताकि वो असाइनमेंट दे के, है ना, मटेरियल दे के, ग्रुप बना के, स्ट्रक्चर बना के, है ना। अब आता है यूजिंग असेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे यानी कि इवैल्यूएट करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, उनसे पीवाईक्यू करवाएँगे, देखेंगे कि मैंने जो उनको पढ़ाया है वो कितना सही रहा है। तो मॉनिटरिंग करेंगे यानी कि उनकी निगरानी, उनसे फीडबैक लेंगे, है ना। तो डेमोंस्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब यहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लेते हैं, है ना, और लर्निंग की असेसमेंट करते हैं, वो क्या सीखा। तो अब मेन यहाँ पर हम क्या देखेंगे वो एक बार बता दूँ आपको। सेकंड करना था, रुकिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर हम कम्युनिकेट करेंगे स्टूडेंट से ड्यूरिंग द टीचिंग, है ना। क्वेश्चनिंग की टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं, उनको अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर कैसे इंगेज करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं उनकी, कहाँ तक उन्होंने सीखा है, कैसे उनकी रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं उनसे, वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड अपना डोमेन। अभी तक हमने कौन सा करा था, फर्स्ट कर लिया और थर्ड कर लिया और फोर्थ कर लिया। अब करते हैं सेकंड डोमेन। क्योंकि ये जूम करके दिखा रही हूँ ना, इस वजह से क्या है, अपना इधर उधर हो रहा है। सेकंड डोमेन में क्या देखेंगे, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा हो, हम देखेंगे रिस्पेक्ट और रिपोर्ट। ये दोबारा आ गया शायद, जूम आउट कर दूँ मैं 1 मिनट। नहीं, चारों करवा दिए मैंने, ये स्लाइड हो गई है कंप्लीट। देखिए, चार्लोट के डेनियल फ्रेमवर्क में 4 डोमेन कौन कौन से थे, प्लानिंग प्रिपरेशन का, क्लासरूम के इन्वायरमेंट का, फिर इंस्ट्रक्शन का, फिर प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना। यहाँ से और बता देती हूँ आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इतना जूम ठीक है ना, ज़्यादा से फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर और दोबारा बता देती हूँ कि प्लानिंग और प्रिपरेशन, बढ़ा लूँ इसकी मैं 1 मिनट। प्लानिंग और प्रिपरेशन करेंगे, है ना। उसमें हम क्या देखेंगे, कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, पेडागोजी यानी कि हमारे तरीके, नॉलेज कितनी स्टूडेंट की है ना, आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, रिसोर्सेज की नॉलेज कैसे है स्टूडेंट को, और कोहर्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रुप में कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्टूडेंट की कैसे असेसमेंट करेंगे, ये सारा सारा डिजाइन करना, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखाना, वो आएगा प्लानिंग प्रिपरेशन में। फिर हम क्लासरूम में इन्वायरमेंट बनाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, तो हम देखेंगे उनका फिजिकल स्पेस कितना है, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, क्लासरूम में क्या प्रोसेस हम अपना रहे हैं, क्या उसका क्लासरूम का लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, क्रिएट करेंगे। अगर नहीं होएगा, नॉइज आ रही है तो उस नॉइज को दूर करेंगे, अगर लाइट नहीं आ रही है तो लाइटनिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे ताकि अच्छा इन्वायरमेंट बन सके। हाँ, है ना। और हम एक रिस्पेक्ट का इन्वायरमेंट बनाएंगे ताकि टीचर को रिस्पेक्ट फील हो, और रिपोर्ट करेंगे कोई भी गलत चीज़ होगी तो उसके लिए। थर्ड डोमेन अपना, जब हम टीचिंग करवा रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्वेश्चनेयर का और डिस्कशन की टेक्निक का कैसे यूज़ करेंगे, स्टूडेंट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे हम हमारी टीचिंग में, है ना। उनकी असेसमेंट करना कि कितना उनको समझ में आया है, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, कि बच्चों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड अपना के फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना, उनका रिस्पॉन्स लेना, वो इसमें आ जाएगा। प्रोफेशनलिज्म में क्या आ जाएगा कि टीचिंग कितनी रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि ये चीज़ दिखाना टीचर के द्वारा कि टीचर कितना अच्छा है इस सब्जेक्ट में, है ना। अपनी रिफ्लेक्शन मतलब कि अपनी एक्सपर्टीज को दिखाना, एक्यूरेट रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेगा, कैसे फैमिली के साथ कम्युनिकेट करेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा कम्युनिटी के साथ में, है ना, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेगा, अपना प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखाएगा। तो ये सारे किसने दिए हैं, डैनियल फ्रेवर्क ने दिए हैं, टीचिंग के 4 डोमेन। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो फ्रेमवर्क है डैनियल का,
वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको मैंने क्या करवाया है, 7 PYQ करवाए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। 1 सेकेंड, मैं चार्जर ऑन कर लूँ लैपटॉप का। आइए पढ़ते हैं। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कहता है इट इज सो ऑब्वियस, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, दैट इज द वर्ड वाज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंट गॉड। ये एक साधारण सी बात है कि जो ये पूरा का पूरा संसार है, वर्ल्ड है, उसको एक इंटेलिजेंट गॉड ने बनाया है। जस्ट लुक एट द अमेजिंग डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्ड डिस्प्ले। जरा ध्यान से तो देखो इस अमेजिंग वर्ड को, इस अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि दिखाई देता है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये कोई पर्सन बात बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्ल्ड है उसको एक इंटेलिजेंट गॉड ने बनाया है। फिर ये बोलता है जस्ट लुक एट दी अमेजिंग डिग्री। दोबारा से ध्यान से देखो इस अमेजिंग डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संसार को, जो कि वर्ल्ड डिस्प्ले संसार दर्शाता है। ठीक है, तो इस ये पॉलिसी दी हुई है लॉजिकल रीजनिंग की, इसमें कौन सी पॉलिसी है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए, मैं ही बता देती हूँ। इसके अंदर आएगी बैगिंग दी क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही बैग कर रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी होती है, ये वो पॉलिसी होती है कि यहाँ पर हम अपनी एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को बार बार करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला था कि वर्ल्ड को ना क्रिएट करा है भगवान ने, है ना, और यहाँ पे फिर से बोल दिया कि देखो अमेजिंग है, जिसको दोबारा वर्ल्ड दिखाता है कि कितना अच्छा संसार है ना। बार बार एक ही एक बात बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी पॉलिसी, कौन सी हो जाएगी, बैगिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन बार बार रिपीट करना। स्ट्रोमैन की कौन सी होती है, जब हम किसी पर्सन पर वार करें, किसी पर्सन के बारे में बोल रहे, जैसे हम बोलते थे स्कूल में टीचर होते थे, वो हमें बोलते थे नेल्स मत बढ़ा के आओ, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये टीचर हमें तो बोले नेल्स मत बढ़ा, खुद तो इतने लंबे लंबे नेल्स करके आई है, तो हमने उसके ऊपर ही वार कर दिया, है ना, व्यंग्य कर दिया। फॉल्स कोज, यानी कि कोज, किसी चीज के पीछे का कोज यानी कि रीजन, रीजन ही हमने गलत दे दिया। अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि तूने झूठ क्यों बोला, है ना, तूने झूठ क्यों बोला, तो मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि तूने ना मेरा काम नहीं करके दिया, ना। या फिर कोई बोलेगा तूने इसको पिटाई क्यों करी, लड़ाई क्यों करी, तो मैं बोलूंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा था, तो मैंने रीजन गलत दे दिया, है ना। तो फॉल्स कोज ये वाला हो गया। फॉल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन यानी कि कॉम्पोजिशन हम सही तरह से बना ना पाए, ये मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग में करवा दूंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर देखो बार बार बोल रहे हैं कि भगवान ने बनाया है, कितना अमेजिंग वर्ड है, वर्ड दिख रहा है अपने को, है ना, संसार अपने को दिख रहा है, कितना अमेजिंग है, दोबारा से देखो आप, जस्ट लुकिंग वाओ उस टाइप का, है ना। तो ये कौन सी है, ये अपनी है बैगिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। अब ये है अपनी लॉजिकल मैथ्स का है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है ना। ये मैं आपको फिर डीआई के साथ ही करवा दूंगी, सोल्व करने में टाइम जाएगा, और अभी शायद 40 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी के कल कर लेंगे। कि आज मैंने आपको फिर वो कॉन्सेप्ट करवाने लगी थी ना, वो भी इम्पोर्टेंट था करना, में टाइम चला गया अपना। देखिए, quantitative research can be constructed as a research strategy that usually, ये quantitative research के बारे में बोल रहे हैं कि quantitative research है वो कंस्ट्रक्ट क्या करती है, कि एक ऐसी रिसर्च स्ट्रेटेजी जो क्या दर्शाएगी, मतलब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो ऐसी स्ट्रेटेजी है जो दिखाती है, इन चारों में से आपको बताना है कि क्या चीज दिखाती है। इंटेल ए डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, क्या ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वो डिडक्टिव अप्रोच है जो थ्योरी और रिसर्च के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। इम्फेसिस एंड इंडक्टिव अप्रोच टू रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी, क्या ये इंडक्टिव अप्रोच है जो थ्योरी और रिसर्च के बीच में रिलेशनशिप बताती है। रिजेक्ट द प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल और पॉजिटिव इन पर्टिकुलर, कि क्या ये नॉर्म्स जो साइंटिफिक मॉडल है, नेचुरल साइंटिफिक मॉडल के रूल्स को, इन सब को क्या रिजेक्ट करती है, क्या ये पॉजिटिविज्म है। और embodies a view of social reality as a constantly shifting emerging properly in visual creation, क्या ये इंडिविजुअल क्रिएशन पर ध्यान देती है, ये बताइए।
तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि क्वांटिटेटिव है ना ये, तो ये क्या करती है, ये डिडक्टिव अप्रोच है जो थ्योरी और रिसर्च के बीच में रिलेशनशिप को बताती है। देखिए आंसर इसका फर्स्ट है ना, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये डिडक्टिव है, क्वांटिटेटिव हमेशा डिडक्टिव होती है ना। और ये थ्योरी और रिसर्च के बीच में क्या बताती है, रिलेशन। अब ये तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है ना। इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है ये आपको मैंने पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड में। इंडक्टिव क्या होता है, जहां पर 100% श्योरिटी नहीं होती, क्या नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती। और डिडक्टिव कौन सा होता है, जहां पर 100% श्योरिटी होती है कोई चीज में, है ना। डिडक्टिव में 100% श्योरिटी होती है। मैंने ये भी बताया था कि जो डिडक्टिव है उसमें हम थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, उसमें कोई थ्योरीज होती है हमारे पास। इंडक्टिव में थ्योरीज को बनाते हैं, थ्योरीज को बनाते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव होता है ना, ये बाकी तो मैं आपको डिटेल में कहाँ पे करवाऊंगी अपने को। अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं किया ना, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी ना, उसके बाद में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर अब PYQ कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो यहाँ पर भी एक बार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है जो कि यूनिवर्सली अप्लाई कर सके, यूनिवर्सली अप्लाई कर सके। ऐसे ही क्वांटिटेटिव में क्या होती है, हमेशा थ्योरी होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में थ्योरी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, रिजिडिटी होती है। क्या होती है, रिजिडिटी होती है। और ये क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच होती है, डिडक्टिव। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे टीचिंग में करवाया था इंडक्टिव डिडक्टिव में। इंडक्टिव में हम क्या करेंगे, कोई पहले एक स्पेशल चीज देखेंगे, देखेंगे स्पेसिफिक चीज, पर्टिकुलर चीज देखेंगे। जैसे कि पत्थर को हमने रगड़ा, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, है ना, चिंगारी बनी। तो ये क्या हुई, कोई स्पेसिफिक चीज थी। उससे फिर हमने क्या करा, उससे फिर हमने बार बार रगड़ रगड़ के देखा इन पत्थरों को, तो पैटर्न बने। पैटर्न को हमने ऑब्जर्व करा था, ऑब्जर्व करके हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि क्या बार बार हम पत्थरों को रगड़ेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। हाइपोथेसिस बनाई हमने। उसके बाद में हमने क्या देखा कि हाँ, हर बार पत्थरों को रगड़ने से ना चिंगारी उत्पन्न होती। तो हमने एक थ्योरी बना दी। लेकिन वो थ्योरी यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि कुछ, ये सिर्फ कुछ टाइप के पत्थर पे ही लगती है। क्या दुनिया के सारे पत्थरों को अगर हम रगड़ेंगे तो चिंगारी बनेगी, नहीं बनेगी। इट मीन्स ये क्या है, 100% श्योर नहीं है, तो वो कौन सी आ जाएगी, वो हो जाएगी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि इंडक्टिव, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं, जो 100% श्योर नहीं होती, जिसको हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते सारी जगह पे। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है, जैसे कि न्यूटन का ग्रेविटी वाला लॉ है। न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल है वो नीचे गिरा, है ना, उसके सर पे गिरा। ऊपर वाली जो भी चीज होती है वो नीचे आती है ना। ऊपर हम कुछ भी फेंकते हैं वो तो नीचे आती है। उसने पहले क्या गिराया, एप्पल फेंक के देखा, वो भी नीचे आया। फिर उसने पेन फेंका, वो भी नीचे आया। फिर उसने अपने फ्रेंड को फेंक के देखा, वो भी नीचे आ गया, है ना। तो उसको पता चल गया अगर मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकूंगा वो नीचे ही आएगा। तो उसने पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया कि ग्रेविटी नाम की चीज होती है, ग्रेविटी नाम का लॉ है, जो बताता है कि कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होएगा, चाहे वो पेन, पेंसिल, रबड़, फ्रेंड, चाहे कोई भी हो, किसको भी हम फेंके, वो सारे नीचे ही आएंगे, है ना। तो ये जो थी ना, वो 100% श्योर थी, रिजिडिटी थी इसमें, ये पूरी दुनिया पे अप्लाई हुई थी। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। तो ये रिसर्च के बीच में, थ्योरी के बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। ये क्या करता है, एक टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक। कि एक टीचर है वो क्या करना चाहता है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखना चाहता है और उनको ना फीडबैक देना चाहता है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा ताकि उसकी को असेस किया जा सके, ताकि उसका मूल्यांकन करा जा सके। मतलब टेस्ट लेना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या आउटकम्स है बच्चों के। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा फोर्थ, कौन सा, ए और ई, यानी कि काहूट और क्विजेस। अब आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में इतनी बार करवाया, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो 2023 की प्लेलिस्ट थी, है ना, वो जाके देखना, वहां पर भी करवाया है, कॉन्सेप्ट में भी करवाया है ना, सारी जगह करवाया है। जो काहूट होता है ना, वो भी किसके लिए होता है, असेसमेंट, क्विजेस के लिए, पोल के लिए, टेस्ट के लिए। ये गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है ना। क्विजेस भी है, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, कौन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, किसके कितने मार्क्स आए, क्या रैंक आई है। प्लेटोगोन किसके लिए होता है, एनिमीज वीडियो बनाने के लिए। स्क्रीन कास्टोमीटर किसके लिए होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो स्क्रीन को कास्ट करने के लिए, है ना।
एनीमेकर किसके लिए होता है? एनिमीज वाली वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए इसका आंसर है 4। अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज वर मॉडिफाइड ऑन द लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन? ये कहता है कि कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिनको मॉडिफाइड किया गया है, इसमें लंदन की यूनिवर्सिटीज में, है ना, द लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लाइन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लाइन है, उसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी को हमने मॉडिफाइड किया है या मॉडल्ड किया है? तो मॉडल है, सॉरी मॉडल है ना, रुको एक मिनट, मॉडल्ड है सॉरी। इसमें बोला है कि कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिनको मॉडल माना गया है लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लिए, तो उसके लिए आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी को माना है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ABC। इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं, या तो कर लो KBC, है ना, या कर लो BMC। मेरे हिसाब से तो BMC ठीक रहेगी, क्यों? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। ये हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं हम, जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी अपनी, कौन सा आयोग था, एक कोठारी, कोठारी से पहले थी, हाँ, BMC, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो KBC इसको पहले कलकत्ता के से था ना, तो कोलकाता कर लेते थे, तो आप कर लीजिए BMC, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये थी अपनी यूनिवर्सिटी जो कि लाइन ऑफ लंदन के लिए मॉडल माना गया। मेरा आंसर इसका फर्स्ट आंसर है ना, ABC। 15 तक कर ले, या फिर ये लॉजिकल रीजनिंग है, फिर ये कल करवा दूंगी, इसमें टाइम लग जाएगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, क्योंकि ये है स्केयर ऑफ ओपोजिशन। मैं सोच रही हूँ फिर आपको करवा ही रही हूँ तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।